Good morning, students. Today we will start our chapter number 14, source of energy. Clear? So we also discuss about the source of energy and energy in the class 9th. So energy is the capacity of doing work. Clear? That is called energy. So now in that chapter we have to discuss about the various source of energy. So now we will first start with, in class 9th we have studied about कि during a physical or chemical change energy is conserved. Energy neither be created nor be destroyed. It only convert one form to another. ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फिर यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इतना एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इतना वरी क्यों है कि एनर्जी रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज़ करें, क्यों करें, क्या कारण है उसका. तो इसका सबसे बड़ा कारण बेटा ये है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म, so at that time some amount of energy is waste to the surrounding in the form of heat. So there is also given a in your that paragraph there is also given कि during when a candle is burned, so candle is burned for the light energy, but some amount of energy is lost in the form of heat which never be taken again, कि जिसको हम दोबारा से नहीं ले सकते. तो यही कारण है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर के अंदर, कि इनको कंजर्व करना जरूरी क्यों है. क्योंकि ड्यूरिंग जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में लॉस हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी. वी कैन से दैट कि वो एनर्जी एक तरह की वेस्टेज है. क्लियर? सो ये आपका था इंट्रोडक्शन चैप्टर की. अब नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. मीन्स अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर? सो वी हैव सीन दैट कि आर वेरियस डेली नीड इट डिपेंड ऑन द एनर्जी. Clear? For example, for running the train we need diesel, or for running the motor cars we need diesel and petrol. Clear? And for running that various devices we need electricity. Clear? So in that part we will discuss about ki what are the good source of energy. Clear? So in the activity given 14.1, list 4 forms of energy that you use from the morning when you wake up till रीच टू द स्कूल. तो यहाँ पे आपने अपने चारों तरफ देखना है कि आप कौन कौन सी एनर्जी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले हम केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं. तो जो हमारे घरों में खाना बनता है, फूड प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे केमिकल एनर्जी है. फिर उसके बाद जब हम स्कूल में पहुँचते हैं तो हम वेरियस व्हीकल के थ्रू स्कूल में पहुँचते हैं, वहाँ पे भी केमिकल एनर्जी, पेट्रोल डीजल बर्न होते हैं और उससे फिर मूविंग एनर्जी और भी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है. सो अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा वो होता है कि जो सबसे पहले हो इको फ्रेंडली, कि उस सोर्स को हम गुड सोर्स बोलेंगे कि जो इको फ्रेंडली है, मीन्स उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं है. दूसरा कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. क्लियर? और तीसरा बेटा वो चीप भी होना चाहिए. सो दे आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी डिस्कस लेटर ऑन. सो फर्स्ट देयर इज अ गिवन अ पॉइंट, हाउ मच does it release on burning, does it produce lot of smoke, is it easily available. कि जब किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को जलाते हैं वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, सबसे पहला पॉइंट ये देखना है. दूसरा कि क्या वो स्मोक कम प्रोड्यूस करता है या ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और क्या वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है. तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए हम एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को या गुड फ्यूल उसको कहेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब उसको हम बर्न करेंगे इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि उसकी वॉल्यूम के कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे पर यूनिट. तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स है विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सेकंड वन, इजीली अवेलेबल होगा. क्लियर? इजी टू स्टोर हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो. एंड लास्ट इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब वो चीप होना चाहिए कि वो हर कोई पर्सन उस रिसोर्स को वी कैन से दैट कि परचेज कर सके और उसको यूज़ कर सके. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि दैट सोर्स मस्ट बी इको फ्रेंडली, कि उस सोर्स का कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म ना हो. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है दो. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो वी हैव डिस्कस गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
per unit volume, easily available, easily accessible, easily stored, easily transportable, economical and eco-friendly. So these are the characteristics of good source of energy or good fuel. So question number 1 and question number 2, you can write all these points. Now in question number 3, if you could use any source of energy for heating your food, which one would you use and why? सो बेटा इसके अंदर हमारी अपनी चॉइस है कि जो भी हम सोर्स यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कारण लिखना है उसका. तो द वी विल यूज इन आवर हाउसेज दैट इज एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. तो वी आर यूजिंग एलपीजी. वाई? बिकॉज इट बर्न विदाउट स्मोक, कि जब एलपीजी को हम जलाते हैं वहाँ पे कोई धुआं नहीं निकलता. रीजन इसका है बिकॉज इट बर्न विदाउट स्मोक एंड इट इज इको फ्रेंडली एंड वी यूज एलपीजी. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ देयर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा वो है कि जो हम रिसेंट पास्ट से यूज करते आ रहे हैं तो वेरियस नीड के लिए, उसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसके अंदर आते हैं फॉसिल फ्यूल्स आपके. तो जो फॉसिल फ्यूल होते हैं आपके उसके अंदर आते हैं मेनली कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल्स और व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसके अंदर आपके आते हैं फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल्स आपके 3 तरह के हैं. इसके अंदर पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स. तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं बेटा ये आपके हैं जो डेड रिमेन ऑफ द प्लांट और एनिमल का है. द व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स आर द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बरीड डीप अंडर द अर्थ सरफेस लॉन्ग ईयर एगो बैक. कि जो बहुत पहले टाइम जो अर्थ के ऊपर जोग्राफिकल चेंजेस आए थे, उन चेंजेस की वजह से जो उस टाइम के प्लांट और एनिमल थे वो अर्थ के डीप अंडर द सरफेस चले गए थे और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल बन गए थे. और बेटा जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका बहुत बड़ा ग्रेटर रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन की. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, कि जो इंडस्ट्री ने इतनी रेवोल्यूशन की है, इतनी रेवोल्यूशन हुई है, इतनी ग्रोथ हुई है, क्लियर, तो वो फॉसिल फ्यूल की वजह से है. और जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है, इंडस्ट्री डिवेलप होती जा रही है, तो वैसे वैसे आपकी जो ग्लोबल डिमांड है दैट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉसिल फ्यूल वो बहुत ही ग्रेटर रेट से इंक्रीज होती जा रही है. तो नाउ इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स एंड व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब जो मेन पॉइंट यहाँ पे है बेटा कि जो ग्रोइंग एनर्जी की डिमांड है लार्जली वो जो डिपेंड करती हैं वो आपकी कोल और पेट्रोलियम पे डिपेंड करती हैं. क्लियर. सो अब जो कोल और पेट्रोलियम है ये बेटा आपके बने थे मिलियन ईयर एगो बैक ड्यू टू दी डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स under the earth under the deep earth surface due to high pressure and the temperature. So what are the fossil fuels? So जो fossil fuels बेटा आपके हैं वो नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मीन्स क्या कि वंस दे आर यूज कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन. क्लियर. सो अगर ये नॉन रिन्यूएबल है इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते. तो अगर इसी रेट से हम इनको कंज्यूम करते रहे तो नियर अबाउट नेक्स्ट 30 to 40 ईयर विल कंज्यूम ऑल, कि इन सबको हम यूज कर लेंगे. क्लियर. और इनको बनने में टाइम भी बहुत लगेगा बिकॉज दे आर मेड अप इन द मिलियन ईयर एगो बैक. कि जब मिलियन ईयर पहले जो प्लांट और एनिमल अर्थ के सरफेस पे थे वो जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से दे कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर. क्लियर. तो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो आपके कन्वेंशनल सोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. आफ्टरवर्ड कि दे आर आल्सो द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. सो वी इन द प्रीवियस क्लास वी आल्सो डिस्कस है कि जब भी फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं वहाँ पे बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं. क्लियर. और जब ये ऑक्साइड जब आपके वाटर के साथ मिक्स होते हैं ड्यूरिंग द रेनफॉल दे बिकम द एसिड. और इसी की वजह से होती है एसिड रेन. और उस एसिड रेन की वजह से बहुत सारी हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाती हैं. आल्सो की जो फॉसिल जो आपके पोल्यूशन कोज बाय जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. अब इसमें यहाँ पे पॉइंट जो आखिरी पैराग्राफ आपका है कि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं उनको हम कम कर सकते हैं. कैसे कम कर सकते हैं? यहाँ पे 2 तरह की कंबल्शन होती है, कंप्लीट कंबल्शन एंड इनकम्प्लीट कंबल्शन. जब इनकम्प्लीट कंबल्शन होता है उस टाइम जो आपकी स्मोक निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है. स्मोक निकल रहा है इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं. सल्फर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और जब ये गैसेज आपकी इन्वायरमेंट में जाती हैं ड्यूरिंग द रेन दे मिक्स विद द वाटर और उसकी वजह से फिर आपका एसिड रेन होती है. लेकिन अगर हम अपनी जो मशीन्स हैं अगर उनके अंदर हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं कि मीन्स इफ देयर इज अ
कंप्लीट कंबल्शन, अब कंबल्शन नहीं होता है जलाना। क्लियर, कंबल्शन मीन्स जब किसी चीज को हम जलाते हैं उसको हम कंबल्शन कहते हैं। अब कंबल्शन दो तरह से हो सकती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी चीज को प्रेजेंस में जलाते हैं ऑक्सीजन की उसको कंप्लीट कंबल्शन कहते हैं, और जब लिमिटेड होगी या एब्सेंस होगी तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबल्शन होगी। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल को की कंप्लीट कंबल्शन करवाएं तो वहाँ पे आपकी जो हार्मफुल गैसेज निकलेंगी वो कम निकलेंगी। क्लियर, और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो कम क्रिएट होंगी। क्लियर, तो ये जो आखिरी पैराग्राफ है दिस इज अबाउट द हाउ टू यूज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल को जब यूज करना है तो उनको हमने कंप्लीट कंबल्शन की यूज करना है। तो आपके सामने एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं उसका फ्लेम येलो होता है, लेकिन जब आप एलपीजी का जो आपका स्टोव का बर्नर होता है उसके ऊपर जो एलपीजी जलती है तो वो ब्लू फ्लेम से जलती है। तो यहाँ पे एक पहचान है, अगर फ्लेम येलो है तो इनकम्प्लीट कंबल्शन है, अगर फ्लेम आपका ब्लू कलर का होगा तो दैट इज कंप्लीट कंबल्शन। सो नाउ विल डिस्कस लेटर कि व्हाट इज नेक्स्ट इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आपकी एक्टिविटी है कि हाउ टू जनरेट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, कि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे एक सिंपल एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के ऊपर एक ट्यूब लगा रखी है और ट्यूब को फिर एक टरबाइन को हम घुमाएंगे, वो टरबाइन घूमेगा, वो कनेक्टेड है किससे, डायनेमो से, और डायनेमो घूमेगा तो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो बेटा ये सिंपलेस्ट मॉडल है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्या है कि जब इस जो आपका प्रेशर कुकर है इसके अंदर जो वाटर है उसको जब हम हीट करेंगे तो दैट कन्वर्ट इनटू स्टीम, और वो स्टीम है उस पाइप के थ्रू होती हुई इस टरबाइन को हिट करेगी, मीन्स इस फैन के जो ब्लेड है इनको हिट करेगी। दैट फैन स्टार्ट रोटेटिंग, जब ये फैन रोटेट करेगा तो इसके साथ जो डायनेमो कनेक्टेड है, डायनेमो मीन्स जनरेटर, तो वो जनरेटर घूमेगा, तो जनरेटर घूमेगा तो आगे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर हम कह सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट। क्लियर, तो नाम से थर्मल, थर्मल मतलब हीटिंग, पावर प्लांट, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, सेम यही स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे जो कंटेनर है बड़े बड़े होते हैं, उन कंटेनर के अंदर वाटर होता है, उस वाटर को हम फॉसिल फ्यूल की हेल्प से हीट करते हैं और वो वाटर आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, फिर वो स्टीम आपकी टरबाइन को हीट करती है, टरबाइन रोटेट करता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द थर्मल पावर प्लांट। तो इन थर्मल पावर प्लांट क्या है, बड़े बड़े कंटेनर में वाटर होगा, वाटर को हीट करेंगे, वाटर हीट होगा तो स्टीम बनेगी, उस स्टीम से हम क्या करते हैं, टरबाइन को हिट करवाते हैं, टरबाइन जो हिट करेगा तो वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो है वो मोर एफिशिएंट है, कि इलेक्ट्रिसिटी को हम एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसमिट इजीली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। तो आपके जो मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट है दैट आर सिचुएटेड नियर द फील्ड वेयर द कोल एंड ऑयल आर अवेलेबल इजीली, मीन्स जो आपके थर्मल पावर प्लांट है वो ज़्यादा तो जो कंस्ट्रक्टेड हैं वो उन एरिया में है जहाँ पे आपका कोल और पेट्रोलियम अवेलेबल होता है। क्लियर, और तो यहाँ पे हम आखिरी लाइन में पढ़ सकते हैं देयर इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस, सो देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट आर set up near a coal or the oil field. The term thermal power plant is used since fuel is burnt to produce heat energy which is converted into electric energy. अब यहाँ पे थर्मल का मीनिंग यहाँ पे है कि थर्मल का मीनिंग है कि हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, फ्यूल बर्न होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका बेटा हाइड्रो पावर प्लांट। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वाटर से, उसको बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। अब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो फॉर दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट डैम, तो उसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जो डैम कंस्ट्रक्ट है तो डैम के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वाटर, तो दैट वाटर इन द वी कैन इसको स्टोर कर लिया, कुछ हाइट के ऊपर स्टोर करेंगे इसको, तो दैट वाटर है पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट वाटर लेफ्ट फ्रॉम दैट हाइट, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो रनिंग वाटर होगा, रनिंग वाटर फिर से किसको हिट करेगा, टरबाइन को हिट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा और क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर, अब यहाँ पे आखिरी लाइन यहाँ पे है, इन द लास्ट सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ डैम वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वी कैन सी फ्रॉम नेक्स्ट फिगर देखें, क्वार्टर ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाय द हाइड्रो पावर प्लांट। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी मतलब हमारी 25% जो एनर्जी की नीड है, इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट से या डैम कंस्ट्रक्ट करके वहाँ से पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक हाइड्रो पावर प्लांट का यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, आप उसको ध्यान से देख सकते हो कि जो पीछे बेटा रिजर्वर है उसके अंदर वाटर को स्टोर किया गया है,
क्लियर, उस वाटर को स्टोर किया तो उस वाटर की है काइनेटिक एनर्जी, तो हमने उसको लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट आया तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो नीचे आपको दिख रहा है टरबाइन, तो जैसे उसको टरबाइन को हिट करेगा टरबाइन रोटेट करेगा, तो टरबाइन रोटेट करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा, उसके साथ कनेक्ट है जनरेटर, तो जनरेटर रोटेट करेगा और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन बेटा कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लियर, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो हम अब कुछ लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करें कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। क्लियर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जो पहले, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज डैम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड दे कलेक्ट वाटर इन द लार्ज रिवर। द वाटर लेवल राइजेज एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट transform into the potential energy. The water from the high level in the dam is carried through a pipe to the turbine at the bottom of the dam. Since the water in the reservoir would be refilled each time it rains, so we would not have to worry about the hydroelectricity source getting used up the way fossil fuel. अब यहाँ पे है कि बेटा देखो, जब तक हम अर्थ पे हैं तब तक यहाँ पे आपके प्लांट हैं, तो प्लांट है तो आपकी रेनफॉल होती रहेगी, वो अलग बात है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन रेनफॉल होगा ही होगा। तो अगर रेनफॉल होगा तो दैट वाटर केम इन टू रिवर, रिवर में फिर हमने डैम बनाया, तो वो वाटर आपका ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारी प्रॉब्लम रिलेटेड है बिग डैम कंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले बड़ी बात बेटा ये कि जो डैम्स हैं आपके सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, मेनली दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द हिली एरियाज। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कि हर जगह हम डैम नहीं बना सकते, उनको सिर्फ हिली एरिया में ही कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। दूसरा बेटा कि जहाँ पे डैम बनेगा वहाँ पे का जो लार्ज एरिया, अब डैम कोई छोटा नहीं, तो इट रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, तो जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होगी और ह्यूमन हैबिटेशन होगा उसका वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब क्या कि जहाँ पे कभी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती थी वहाँ पे डैम होगा, तो वो एग्रीकल्चर का जो लैंड थी दैट इज मर्ज इनटू द वाटर। और अगर किसी लार्ज एरिया की एग्रीकल्चर लैंड आपकी वाटर के अंदर चली जाएगी तो वहाँ पे जो लार्ज इकोसिस्टम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद जो वहाँ पे वेजिटेशन है, क्लियर, वो सबमर्ज हो जाएगी वाटर के अंदर। तो बेटा जब भी किसी भी वेजिटेबल वी कैन से दैट जब भी प्लांट वहाँ के जो वाटर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, उस एनरोबिक रेस्पिरेशन से वहाँ पे आपकी मीथेन गैस निकलेगी, और जो मीथेन गैस है दैट इज ग्रीन हाउस गैस। उसकी वजह से जो आपका ग्रीन हाउस गैस है, मतलब जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो राइज करेगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो वेजिटेशन होती है, मतलब जो वहाँ पे घास पेड़ पौधे जो हैं जो कभी वहाँ पे है थे, वो वाटर के अंदर चले जाएंगे और वाटर के अंदर उनकी होगी एनरोबिक कंडीशन। तो उस एनरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एनरोबिक कंडीशन की वजह से वहाँ पे निकलेगी मीथेन गैस, और जो मीथेन गैस है वो एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लियर, और दूसरा कि बहुत सारे जो पीपल वहाँ पे रह रहे थे, जो लोग वहाँ पे रहते बेटा, उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, उनकी रिहेबिटेशन आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे पीपल का वहाँ पे डिस्प्लेस होगा। क्लियर, इसी वजह से कि बहुत सारे जो डैम कंस्ट्रक्ट किए गए लोगों ने उसको अपोज किया है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं बेटा उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। क्लियर, और मेनली हम कह सकते हैं कि जो डैम के हैं उसके 3 आपके हैं, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल। क्लियर, तो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अगर इकोनॉमिकल मतलब बहुत सारा पैसा डैम कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ होता है। इकोलॉजिकल मतलब जो आपकी लैंड है, तो जहाँ पे कभी पेड़ पौधे थे, प्लांट थे, वो सारे डैम की वजह से वहाँ पे उनको कट डाउन करना पड़ेगा या सबमर्ज हो जाएंगे। तो वहाँ पे इकोलॉजी मतलब आपके वी कैन से दैट इन्वायरमेंट का भी हार्म है। और एट द एंड हम कह सकते हैं सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या कि जो लोग उस एरिया में रह रहे थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं डैम के। तो इनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लेना है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो इकोलॉजिकल में कि जो लैंड पे कभी प्लांट थे, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो वाटर के अंदर सबमर्ज होगी, तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया। दूसरा हम बोलेंगे यहाँ पे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स क्या कि टू कंस्ट्रक्ट अ डैम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, सो दैट मनी इज टेकन फ्रॉम द लोकल पीपल और वी कैन टेकन फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस इंक्रीज होंगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा सोशल। सोशल क्या कि यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी पीपल की, जो ये लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इन्हीं कारण की वजह से जो लोग हैं डैम कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं। यहाँ पे टहरी डैम, रिवर ऑन द गंगा, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा आर अपोज बाय द पीपल ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम
टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है बेटा बायोमास। तो जो आपने देखा होगा इन द पास्ट कि जो आपकी वुड थी उसको हम यूज करते थे एज अ फ्यूल फॉर द लॉन्ग टाइम। आल्सो जो कि जो एनिमल का वेस्ट था, फायर वुड तो आपकी लकड़ी होगी, क्लियर। जो आपका काउ डंग केक होते थे, जो एनिमल का वेस्ट होता था बेफेलोज का, काउस का, क्लियर। तो उनसे हम काउ डंग केक बनाते थे, उनको हम बर्न करते थे और हम उनसे अपनी एनर्जी लेते थे, हीट एनर्जी। लेकिन उस पॉइंट से क्या था कि जब उनको हम लकड़ी को जलाते थे या काउ डंग केक को हम जलाते थे तो उसमें बेटा हीट आपको कम मिलती थी, स्मोक ज़्यादा होता था, क्लियर। तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस ज़्यादा था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम आर सोर्सेज। सो अब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस। तो यहाँ पे आपका है बायोमास। तो बायोमास आपका क्या है, वी कैन से दैट डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोमास। कि जो प्लांट और एनिमल का डेड रिमेन वेस्ट होगा उसको हम बायोमास कहेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे लिखा हम देख सकते हैं बायोमास यहाँ पे लिखा हुआ है दीज फ्यूल आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल आर सेड टू बी बायोमास। कि जो आपका प्लांट और एनिमल का डेड रिमेन वेस्ट होगा तो उसको हम बायोमास कहेंगे। और जो इंडिया है बेटा उसके अंदर जो आपकी लाइव स्टॉक्स है, मतलब जो यहाँ पे आपके एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इसका बहुत हम कह सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम एनर्जी नीड इनसे पूरी हो सकती है। लेकिन जब हम इनको जलाते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पे बहुत सारी स्मोक निकलती है और हीट कम निकलती है। अब इसको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे। तो बेटा जो आपकी फायरवुड थी उसको हम लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में जब जलाते हैं तो उसके अंदर से बेटा वाटर और जो वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट हैं वो रिमूव हो जाते हैं और बन जाता है चारकोल। अब चारकोल कैसे बनाना है आपने, कि जब हम किसी भी वुड को इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं, कि व्हेन अ वुड इज बर्न्ड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो वो वुड थी आपकी उसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज थी जैसे वाटर, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज वो रिमूव होगी और बन गया चारकोल। अब चारकोल के क्या फ़ायदे हैं कि जो चारकोल को हम बर्न करेंगे इट बर्न विदाउट फ्लेम, वो बिना फ्लेम के जलेगा, स्मोक लेस होगा और उसकी जो जनरेशन होगी, जो हीट जनरेट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब आपसे पूछा जाए कि चारकोल कैसे बना है, कि व्हेन वुड इज बर्न्ड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड इज कन्वर्ट इनटू दी चारकोल, क्लियर। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको हम बायोगैस प्लांट कहते हैं और इन द लोकल लैंग्वेज विल से इट गोबर गैस। सिमिलरली जो काउ डंग्स और वेरियस प्लांट मटेरियल लाइक द रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। अब यहाँ पे पॉइंट यह है कि जब हम प्लांट और एनिमल वेस्ट को, अब एनिमल वेस्ट में क्या क्रॉप वेस्ट भी हो गया, वेजिटेबल वेस्ट भी हो गया, सीवेज भी, जब उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोज करते हैं वहाँ पे निकलती है बायोगैस। तो आपसे पूछिए बायोगैस कब निकलती है, कि जब आपका प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो बायोगैस इज प्रोड्यूस इन अ प्लांट एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है बेटा, इन द फिगर देयर आर द 3 सेक्शन आर देयर। सो इसको हम डिवाइड करें, यहाँ पे लिख रहे हैं सैलरी, सैलरी को लिखेंगे इनलेट, यहाँ पे इसको क्या लिखना है आपने इनलेट। ड्रॉइंग द डायग्राम यू हैव टू रिमेंबर दैट, कि जब ये आप डायग्राम बनाओगे तो आपने सैलरी की जगह लिखना है इनलेट, ठीक है। और जहाँ पे मैन्योर लिखा है वहाँ पे लिखना है आउटलेट, मतलब यहाँ से वेस्ट आएगा और वहाँ से वेस्ट बाहर जाएगा। और बीच में जो गैस टैंक लिखा है उसको बोलेंगे डाइजेस्टर, क्या बोलेंगे उसको हम डाइजेस्टर कहेंगे। अब आपका बायोगैस कैसे काम करता है, कि जो बायोगैस है बेटा उसके अंदर प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसको हम डाल देते हैं, वो आपका गैस टैंक में जाता है, गैस टैंक मतलब डाइजेस्टर में जाता है, और डाइजेस्टर में वहाँ पे होता है एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं कि जो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं। अब आपके जो एनरोबिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपके प्लांट और एनिमल वेस्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में विद रिलीज ऑफ गैस, क्लियर। और वो गैस आपके गैस टैंक में कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद उस गैस को हम जहाँ पे हमने उसको भेजना है उसको वहाँ भेज देते हैं। अब इसकी वर्किंग एक बता देते हैं कि इसके अंदर है क्या, व्हाट आर द सब, मेनली इट इज कंस्ट्रक्टेड ब्रिक से बना हुआ है। इसके अंदर 3 पार्ट है, इनलेट, डाइजेस्टर एंड आउटलेट। अब जो इनलेट है वहाँ से हम वेस्ट को अंदर डालेंगे, क्लियर। वो आपका जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, डाइजेस्टर में जाएगा। अब डाइजेस्टर में कौन है, डाइजेस्टर में है एनरोबिक बैक्टीरिया। अब एनरोबिक बैक्टीरिया का काम क्या है, ब्रेक डाउन द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। वो आपका प्लांट और एनिमल वेस्ट को
इन दी एब्सेंस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है और रिलीज गैस। अब जो गैस निकल गई उसमें से अब बचा है वेस्ट, और जो वेस्ट आपका वो आउटलेट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टर भी लिखा है आउटलेट से, और इसको बोलेंगे मैन्योर, मतलब ये बनेगा एक फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे पॉइंट है कि जो बायोगैस उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती हैं। इन द बायोगैस द गैस इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोसल्फाइड। कि जो आपकी बायोगैस है उसके अंदर मेनली मीथेन होती है। मीथेन इज नियर अबाउट 70 to 75%। कि जो मीथेन गैस है वो 70 to 75% होती है। एंड ऑल्सो इट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोसल्फाइड। द बायोगैस इज स्टोर्ड इन अ गैस टैंक अबव द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू द पाइप्स। और जो गैस है वो डाइजेस्टर टैंक के ऊपर स्टोर हो जाती है, और उसको बाद में अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जहाँ पे उसकी जरूरत है। अब यहाँ से जो मैन्योर निकला बेटा दैट इज हाईली रिच इन द नाइट्रोजन। जो यहाँ से आपका आउटलेट से जो मैन्योर निकला है वो हाईली रिच है नाइट्रोजन में। तो जब उसको हम फील्ड के अंदर थ्रो करेंगे, व्हेन वी पुट इट इन द फील्ड, सो इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। क्लियर? सो नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट। सो नाउ देर इज गिवन अ बायोगैस है जो आपका एक्सीलेंट सोर्स है। इसके अंदर 75% आपकी मीथेन होती है, और ये बिना स्मोक के, विदाउट स्मोक ही होता है, और कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता। जैसे अब हम वुड को जलाते हैं, या काऊ डंग केक को जलाते हैं, या चारकोल को जलाते हैं, या हम कोल को बर्न करते हैं, तो बेटा वहाँ पे हमारे पास ऐश निकलती है। ऐश मतलब राख निकलती है। लेकिन जो आपकी गैस है इट बर्न विदाउट रेसिड्यू, यहाँ पे कोई भी वेस्ट नहीं निकलता, और साथ में इट बर्न विदाउट स्मोक, यहाँ पे कोई भी स्मोक नहीं निकलती। तो वी कैन से दैट कि बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी बायोगैस इज द वेस्ट एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो बायोगैस आपका है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि जब तक ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर है, तो आपके एनिमल्स और प्लांट हैं, तो एनिमल और प्लांट हैं तो उनका वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा, और उस वेस्ट को हम बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विंड एनर्जी। ये भी एक आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जो पहले का टाइम था बेटा, जो विंड एनर्जी थी उसको हम, अब आपने क्लास 9th में डिस्कस किया था कि हाउ द विंड आपकी कैसे क्रिएट होती है, ये हमने पढ़ा था सारा। क्लियर? ये आपकी वही है कि जो सन की रेडिएशन है जो अर्थ के नियर एयर होती है वो राइज करती है, तो वो हॉट एयर है उसकी जगह कूल एयर ले लेती है, तो इन दैट वे आपकी विंड बनती है। तो विंड है जो मूविंग विंड है, तो विंड मूव करते हैं, उसकी होती है काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, we saw in the class 9th how unequal heating of land mass and water body by solar radiation generate air movements and cause wind to blow. The kinetic energy of wind can be used to do work. अब इससे पहले जो आपकी दिस एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय द विंड माइल्स, वही बात है। अब यहाँ पे एक बड़ा विंड माइल, तो विंड माइल बेटा हुआ है देयर इज गिवन स्ट्रक्चर ऑफ विंड माइल। विंड माइल का एक बहुत बड़ा फैन हम कह सकते हैं। क्लियर? तो जब विंड ब्लो करती है तो दैट विंड माइल रोटेट्स। इफ दैट विंड माइल रोटेट्स, सो दिस इज कनेक्टेड विद द टरबाइन। ये किससे कनेक्टेड? टरबाइन। तो टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा, एंड टरबाइन कनेक्टेड विद जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस। क्लियर? दिस एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय द विंड माइल इन द पास्ट टू डू द मैकेनिकल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो पास्ट टाइम था वहाँ पे जो विंड एनर्जी का यूज किया जाता था वो सिर्फ यूज किया जाता है टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द वेल्स। बट नाउ डेज विंड एनर्जी आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। किसको यूज करने के लिए? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी विंड माइल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है विंड माइल essentially consists a structure of similar a large electric fan that erected at the some height on the rigid spot। कि एक बहुत बड़े फैन की तरह है और इसको एक हाई स्पॉट पे फिक्स कर दिया गया है। अब यहाँ पे बोला है कि द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड माइल यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। की जो आपका विंड माइल रोटेट करता है, तो व्हेन विंड माइल रोटेट्स सो द कनेक्टेड विद विंड माइल रोटेट करे, उसके साथ जो आपका टर्बाइन है वो टर्बाइन रोटेट करेगा, देन टर्बाइन रोटेट, देन दैट रोटेट द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जब रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है बेटा कि एक सिंगल विंड माइल इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता जिसको हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं। मीन सिंगल विंड माइल इज नॉट कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस एज मच एनर्जी फॉर द कमर्शियल। मतलब एक सिंगल विंड माइल से हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम उसको कमर्शियली घर पे यूज कर सकें। तो इसके लिए फिर हमें लार्ज नंबर ऑफ विंड माइल्स लगाने पड़ेंगे। क्लियर? टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी, और उसको हम कहते हैं विंड फार्म। कि जब एक से ज़्यादा विंड माइल आपके इंस्टॉल किए जाएंगे किसी भी फील्ड के अंदर, उसको हम विंड फार्म कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दे फॉर अ नंबर ऑफ विंड माइल इरेक्टेड ओवर द लार्ज एरिया विच आर नोन एज द विंड एनर्जी फार्म। उसको विंड एनर्जी फार्म कहेंगे। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड माइल फार्म इज कपल्ड टुगेदर
टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कमर्स। इसका मतलब अगर मान लो एक विंड माइल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है आपका 1 जूल एनर्जी, तो 1 जूल एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू डू द कमर्शियल नीड को पूरा करने के लिए इनफ नहीं है। तो अब बहुत सारे जो विंड माइल हैं उनको फील्ड में लगाया जाएगा, उनको फील्ड में लगाने से उसको बोलेंगे विंड फार्म। फिर उन सभी विंड माइल की एनर्जी को कंबाइन किया जाएगा और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके करेंगे और उसको हम कमर्शियली उसको यूज कर सकते हैं ऑन द लार्ज स्केल। नेक्स्ट यहाँ पे एक फैक्ट फाइल है, उसको हमने देखना है बेटा यहाँ पे कि डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड। यहाँ पे जो डेनमार्क है बेटा ये कंट्री है जिसकी जो मैक्सिमम एनर्जी की नीड है उसका 25% जो है वो विंड से लिया जाता है। तो डेनमार्क इज अ कंट्री ऑफ विंड भी इसलिए उसको कहा जाता है। इन टर्म ऑफ टोटल आउटपुट जर्मनी इज लीडर वाइल द इंडिया इज रैंक 5th इन द हार्नेसिंग विंड एनर्जी फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो इंडिया 5th है और वो इसके अंदर पढ़ेंगे इट इज एस्टिमेटेड द नियर अबाउट 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इफ इंडिया विंड पोटेंशियल इज फुली एक्सप्लोर्ड। कि अगर हम इंडिया की विंड पावर को फुली एक्सप्लोर्ड करें तो हम नियर अबाउट 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज बीन एस्टेब्लिश नियर द कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। कि जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा विंड फार्म है वो तमिलनाडु के अंदर है, कन्याकुमारी में। क्लियर। इट जनरेट 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमने विंड के बारे में बात कर ली। अब जो विंड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इको फ्रेंडली। कि जो विंड आपका है इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? जब तक सन रहेगा तब तक आपकी लैंड मास और वाटर बॉडी हीटअप होती रहेंगी, विंड जनरेट होती रहेगी। क्लियर। लेकिन विंड फार्म की विंड एनर्जी कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो विंड फार्म है और जो विंड माइल्स हैं उसको हम हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट मेनली इंस्टॉल्ड वेयर द विंड स्पीड इज वेरी हाई। तो किसी विंड माइल को ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए कि दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। देयर इज आल्सो मेंशन इन दिस पैराग्राफ, यू कैन लिसन इट केयरफुली। विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टेब्लिश ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर द विंड ब्लो फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। कि इनको वहीं पे एस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे पूरे साल विंड ब्लो करे। द विंड स्पीड शुड आल्सो बी हाइयर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। कि जो विंड स्पीड है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। फर्दर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी लाइक स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। अब यहाँ पे है कि जब विंड ब्लो ना करे तो वहाँ पे कुछ स्टोरेज भी होना चाहिए, कि वहाँ पे बैटरीज भी होनी चाहिए कि जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर करें और जब विंड ब्लो ना करे तो उनको हम यूज कर सकें। नेक्स्ट देयर इज आल्सो मेंशन दैट कि टू टेक केयर ऑफ द विंड नीड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अब जो विंड माइल हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए लार्ज एरिया चाहिए। फॉर 1 मेगावाट जनरेटर, कि 1 मेगावाट अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए अबाउट आपको 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। और जो इनिशियल आपकी कॉस्ट है इस्टेब्लिशमेंट की फार्म की वो बहुत हाई है। मोरओवर सिंस द टावर एंड द ब्लेड आर एक्सपोज टू द वेरीज ऑफ द नेचर। अब आपको पता है कि जो ब्लेड है या जो टावर है दैट इज मेनली ऑफ आयरन। अब वो एक्सपोज होगा तो उसका कोरिजन होगा क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी होना है, सन भी है, मॉइस्चर भी होगा। और आल्सो कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स एंड द साइक्लोन्स, जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेंगे, साइक्लोन आएंगे, सो देयर मे बी अ चांस ऑफ ब्रेकेज, कि वो टूट भी सकते हैं। तो दे नीड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। तो ये कुछ लिमिटेशन है किसकी, विंड एनर्जी की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि हर जगह इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते, इसको वहीं पे स्टैब्लिश किया जा सकता है जहाँ पे पूरे साल आपकी विंड ब्लो करती हो। और दूसरा कि विंड ब्लो करने के लिए जो स्पीड है कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है कि विंड फार्म को एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड बहुत चाहिए। 1 मेगावाट अगर जनरेट करनी है तो उसके लिए कम से कम 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि जो इनिशियल इसकी इंस्टॉलमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ़ी हाई है। और दूसरा कि जो आपके टावर्स हैं या जो आपका विंड माइल है वो आपका बना होगा मेटल का। और मेटल का जब एक्सपोजर होगा इन्वायरमेंट को तो वहाँ पे मेटल का जो आपका कोरिजन होगा। और मेटल का अगर कोरिजन होगा तो कोरिजन की वजह से जो मेटल की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर मेटल की स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग तो उसकी जो हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस चाहिए। और जब आपके स्टॉर्म्स आएंगे, जब आपके साइक्लोन्स आएंगे तो देयर में भी चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन, कि आपके जो विंड माइल है वो टूट सकते हैं। तो दैट्स वाई दे नीड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस।
तो अब हम आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. What are the disadvantage of fossil fuel? So first of all, these are the non renewable source of energy. सबसे बड़ा disadvantage है non renewable है. दूसरा जो है बेटा, these are not eco friendly. ये eco friendly नहीं है कि when they are burned they release gases like sulfur dioxide, sulfur trioxide, carbon dioxide gas. और इन गैसेस की वजह से they cause acid rain. क्लियर. इको फ्रेंडली नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, हार्मफुल गैसेज निकले जिनको बर्न करते हैं. तो दीज आर द लिमिटेशन. अब कह रहे हैं वाई वी आर लुकिंग एट द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ क्यों देख रहे हैं. तो वही, नाउ आर मैक्सिमम नीड ऑफ एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स. और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड है. दे मे बी फिनिश वन डे, इन्होंने एक दिन खत्म हो जाना है. और वी आल्सो नो दैट कि दे टेक मिलियन ईयर्स टू फॉर्म, इनको बनने में मिलियन ईयर लगे हैं. क्लियर. और एक दिन ये खत्म हो जाएंगे. तो दैट्स वाई वी आर थिंकिंग अबाउट और लुकिंग फॉर द अल्टरनेट सोर्स एनर्जी, की दैट मे बी लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, कि ये लंबे टाइम तक रहें. क्लियर. इसलिए हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये नॉन रिन्यूएबल है, दे मे बी फिनिश वन डे. क्लियर. क्लियर. एंड आल्सो दे टेक लॉन्ग ईयर्स टू फॉर्म्ड, कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इसलिए हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं. नेक्स्ट आपका है, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड फॉर द आर कन्वीनियंस. सो सबसे पहले ट्रेडिशन में जो विंड एनर्जी है उसको हम वाटर लिफ्ट के लिए यूज़ करते थे, लेकिन नाउ वी विल मेक विंड माइल्स, दैट विंड माइल आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और पहले जो आपकी विंड जो वाटर की एनर्जी थी, क्लियर, उसको हम अब यूज़ कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाय यूजिंग द विंड माइल, और वाटर की एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाय यूजिंग द दैट बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी.